Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible to everyone. First of all, ji, this is Anti, the team lead and founder of Pakistan Strategic Forum. टॉपिक आप सब लोगों से नजर आ गया है, इंडक्शन ऑफ HQ-9P हाईमैट इनटू पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस। हम इसको डिस्कस करेंगे और सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, सिंस वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू सिस्टम, मुबारकबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इससे ज़्यादा तरक्की दे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो हमारी हिफाजत के मुआफ़िज़ हैं उनको इससे भी बेहतर करने की और इसी तरह करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और स्पेस रखने का मकसद ये था कि कुछ थोड़ी सी बातें ज़रा डिस्कस हो जाते हैं, लोगों के साथ बातचीत हो जाती है, थोड़े से लोगों को भी समझ आता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। बहरहाल उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरी सब स्पीकर से और सारे जो लिसनर्स उनसे रिक्वेस्ट है कि जो सवाल पूछने वाले हैं वो भी ऐसे सवाल पूछें जो कि हमें पता हो। मैं पहले ही स्पेस के स्टार्ट में बता दूं कि हम अगर कोई बात करते हैं तो ये ऑफिशियल वर्डिक्ट नहीं होता, ठीक है। हम स्टडी करते हैं, ठीक है, चीज़ों को जो ओपन सोर्स पे डाटा अवेलेबल होता है उस डाटा की बेस के ऊपर हम एक ओपिनियन बनाते हैं। इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, ठीक है। द ऑफिशियल वर्डिक्ट और द ऑफिशियल स्पेक्स और द थिंग्स रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वो जिन्होंने लिया है, जिनको चलाना आता है, उनको हमसे कहीं ज़्यादा पता है, ठीक है। हम गलत हो सकते हैं तो हमें अथॉरिटी कोई मत समझे, हम कोई अथॉरिटी नहीं है। हाँ, हम डिफेंस एंथुसियस्ट हैं, हम PSF वाले भी सारे लोग, DCS वाले भी या दरिया भी, हम सब लोग डिफेंस एंथुसियस्ट हैं। हम स्टडी करते हैं चीज़ को डिटेल में, हम आपको बताते हैं, तो वो ऑफिशियल वर्डिक्ट नहीं होता, ठीक है। सेकेंडली, वी विल रिमेन स्टिक टू दी ISPR ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो ISPR ने ऑफिशियली बताया है। हाँ, उसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली, और वो भी इसलिए करेंगे कि जो हमें लगता है, ठीक है। ऑब्वियसली नोबडी नोज द करेक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ HQ-9P, क्योंकि ऐसा कोई वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करता था अनटिल के अनलेस ISPR का स्टेटमेंट आया है, ठीक है। हमने ऑब्वियसली एरो ने भी, DCS ने भी, मैंने भी, बाकी सब ने भी डिटेल में स्टडी किया हुआ है HQ-9 सिस्टम को, लेकिन P के बारे में हमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये स्टेट के साथ होती हैं। वी डोंट नो। हम उसके ऊपर एक चीज़ कर बता देंगे आपको, जो ISPR की स्टेटमेंट है, कुछ क्वेश्चन आ देंगे, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी या डिप्लॉयमेंट, इसका फ़ायदा क्या होगा बेसिकली इस सिस्टम का, वो बताएंगे। इसके अलावा हम ज़्यादा स्पेसिफिकेशन की बहुत इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बात मैं आपको आखिरी बार बता दूं कि जितने भी लोग, कोई लर्नेड होते हैं, कुछ नॉन लर्नेड होते हैं, ठीक है। जो नॉन लर्नर होते हैं उनकी तो ओपिनियन को मैं मैटर नहीं करता, लेकिन जो लर्नर होते हैं वो भी जो दे रहे होते हैं डाटा आप लोगों को, वो अपनी नॉलेज की बेस पे दे रहे होते हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब कंफर्म चीज़ें नहीं पता होती, ठीक, किसी को भी नहीं कंफर्म पता होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। हमें भी कंफर्म कुछ नहीं पता, हम सिर्फ एक इन्फॉर्म ओपिनियन बनाते हैं, ठीक है। क्या यार हमें ये पता था, हमने ये बताया है, हमने स्टडी किया ओपन सोर्स से, ठीक है। तो वी आर नॉट द ऑफिशियल वर्डिक्ट। सेकेंडली, ये स्पेस रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगी, जो कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम है, हम वहाँ जाके भी इसको देख सकेंगे, और हमारे पास भी एक रिकॉर्ड रहता है कि हमने क्या बात की है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और जितने लोगों के भी क्वेश्चन हैं हम आखिर में लेंगे। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, पाकिस्तान एक हाई मैट लिया है, और एक कहते हैं हम उसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं स्पेस को। सबसे पहले मैं दावा दूंगा DCS को कि वो थोड़ी सी एयर डिफेंस सिस्टम्स की हिस्ट्री के ऊपर बात करें, और ये क्यों लिए जाती हैं, क्या मकसद है, उस पर बात करें। देन हम एरोबोट की तरफ जाएंगे कि वो जो उसमें फर्दर एडिशन और आगे इस टॉपिक को लेके जाएंगे। तो ओवर टू DCS, एंड थैंक यू सो मच DCS फॉर ज्वाइनिंग। Thank you very much for having me on board. Am I audible? लाउड एंड क्लियर। All right, Ji, excellent. I'll begin my talk with talking about air defense systems and a little bit of history. जो सबसे कॉम्प्लेक्स एयर डिफेंस सिस्टम इन रीसेंट हिस्ट्री, अब उस रीसेंट हिस्ट्री को भी शायद गुजरे हुए तकरीबन 30 साल होने को हैं, दैट वाज ड्यूरिंग गल्फ वॉर वन। जब गल्फ वॉर वन में यूनाइटेड स्टेट्स और उसके कोalition ने इराक के ऊपर हमला करना था, तो जो इराकी एयर डिफेंस था वो बेसिकली फ्रांस ने एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के थ्रू क्रिएट किया था, जिसमें रेडार, सैम्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का एक पूरा नेटवर्क, एक जाल बिछाया गया था पूरे इराक के ऊपर। और बेसिकली एलाइज डिस्पाइट देयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पावर, डिस्पाइट ऑल ऑफ देयर एयर पावर, वो काफ़ी परेशान थे कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को हम पेनिट्रेट कैसे करेंगे, बिकॉज वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि 100-200 जहाज वो लूज कर सकते हैं इराकियों के लिए, एंड दैट वुड बी अ बिग लॉस। इवन दो वॉर की आउटकम शायद चेंज ना हो, बट दे वांटेड टू मिनिमाइज देयर लॉसेस। तो बहुत सारे अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स प्लेस किए हुए थे इराकीज ने अक्रॉस द बॉर्डर। तो जो स्ट्रैटेजी थी नेटो की और US फोर्सेस की, वो ये थी कि दे एक्चुअली अटैक्ड यूजिंग अपाची हेलीकॉप्टर्स एट वेरी लो लेवल,
और बेसिकली दे वर द वंस हु शॉट द फर्स्ट फायर ऑफ द वॉर। तो इस चीज के लिए हम देखें तो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर एक बहुत वाइड नेटवर्क होता है। यू गॉट अर्ली वार्निंग रेडार्स, देन यू गॉट लॉन्ग रेंज रेडार्स, और आजकल के जमाने में कम 38 फॉरवर्ड, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास एयरबॉर्न एवैक्स रेडार भी होते हैं। सो देयर इज अ नेटवर्क ऑफ रेडार्स। और एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर अक्सर बात ये जाती है कि उसके मिसाइल की रेंज ज्यादा है, उस सिस्टम की मिसाइल की रेंज ज्यादा है, बट ये सारे सिस्टम्स अगर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और फ्रेंडली और एनिमी एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये सारा नेटवर्क बेसिकली यूजलेस है। सो बेसिकली कभी भी हम जब एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम नेटवर्क सेंट्रिक या नेटवर्क इंटीग्रेशन की बहुत खास तौर पे बात करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ HQ9P सिस्टम के बारे में। इसके अंदर हम जब कहते हैं कि इट्स अ हाई मैड, इट्स अ हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इससे पहले पाकिस्तान के पास नहीं था। इससे पहले जो हमारे पास सिस्टम्स थे वो मैक्सिमम आप उन्हें कह लें, बहुत कह लें, मीडियम रेंज तक मिसाइल्स थे, एंड देन मोस्टली हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स ही रहे हैं थ्रू आउट, जो कि एक बहुत बड़ा गैप था हमारे डिफेंसिव शील्ड के अंदर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब पूरा हो चुका है। सो वी गॉट अ फुल स्पेक्ट्रम एयर डिफेंस, जो कि हमारी की साइट्स को बहुत लॉन्ग रेंज पे प्रोटेक्ट करने की पूरी सलाहियत रखता है। और इसकी जब नेटवर्क इंटीग्रेशन इंशाल्लाह, ऑब्वियसली आई एम प्रीटी श्योर इट वुड हैव ऑलरेडी बीन डन, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पोटेंट डिफेंस अगेंस्ट एनिमी इंटरसेप्शन, और स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसी मिस एडवेंचर दोबारा इंडिया करने का सोचेगा भी नहीं। सो दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ HQ9P फ्रॉम माय साइड। और इसमें एक और भी बात मैं ऐड कर दूं कि आईएसपीआर की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस का नेटवर्क है, वो कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज़ें मैटर इसलिए करती हैं कि हमें जो मतलब कि ऑफिशियली बताया जाता है उसकी स्पेक्ट्रम या उसकी डोमेन में रहना होता है, ठीक है। हम एडिशंस करेंगे लेकिन उस डोमेन में रहते हुए। थैंक यू सो मच। और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एरोबोट जो हैं थोड़ा सा बात करें, लेकिन अगर एरोबोट से पहले दरिया, अगर आपने कोई हिस्ट्री में चीज़ ऐड करें तो अगर आप ऐड करना चाहें तो करें, तो एरोबोट स्पेसिफिकली करंट सिनेरियो पे बात करेंगे। श्योर ब्रो, थैंक यू। सो ब्रो, सरफेस टू एयर मिसाइल्स की हिस्ट्री शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जहां पर पहली बार नाजी जर्मनी की तरफ से कुछ प्रोपेल्ड रॉकेट्स को आसमान की जानिब फायर किया जाता था, और उनके अंदर हुआ करता था प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ बेसिकली ये एक किसी भी म्यूनिशन के अंदर फ्यूज़ होता है, जो कि आप आर्टिलरी शेल के अंदर भी होता है, सर्टन ग्रेनेड्स के अंदर भी होता है। तो ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस वक्त में नाजी जर्मनी ने इसको इस तरह एम्प्लॉय किया कि अपने कुछ प्रोपेल्ड रॉकेट्स के ऊपर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगाकर उनके अंदर एक्सप्लोजिव्स और शैपनल्स भरकर उन रॉकेट्स पर वो आसमान की तरफ फायर किया करते थे, जो कि उनके ऊपर एनिमी की एयरक्राफ्ट की डेंस फॉर्मेशंस आती थी। तो उससे काफ़ी एक हिट रेशो जो है वो ज़्यादा मिल जाता था एज़ कम्पेयर टू द हिस्टोरिक एक्ट जो कि सब बेलिजरेंट्स के पास थी। उसके बाद 1950s के दौर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना एक पहला सैम, जो दुनिया का एक पहला सैम आप कह लें, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, एजैक्स, उसको रेडार से गाइड करवाया जाता था, सेमी एक्टिव रेडार होमिंग। और ये प्रिंसिपल आज तक दुनिया के अंदर जितने भी सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनके अंदर ये अप्लाई होता है। मैन पैड्स आर एन एक्सेप्शन, क्योंकि मैन पैड्स के अंदर ऑप्टिकल सीकर होता है और वो हीट को वो इंफ्रारेड सीकिंग होते हैं। सो तो ये जो प्रिंसिपल है रेडार गाइडेंस का, ये दुनिया के अंदर जितने भी सैम्स हैं, ये प्रिंसिपल आज तक उनमें ये अप्लाई होता है। और जैसे कि डीसीएस वर्ल्ड ने बताया कि एक इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये जो रेडार्स होते हैं, मुख्तलिफ रेडार्स का कॉम्बिनेशन है। और सिर्फ एक रेडार्स का जब एक कॉम्बिनेशन होता है तो उसके अंदर फायरिंग सोल्यूशंस आपके पास बढ़ जाते हैं। अब अगर आपका एक मेन सर्च रेडार लगा हुआ है किसी भी सेक्टर के ऊपर, और अगर वो एक थ्रेट को पिक करता है और वो स्पेसिफाई कर सकता है कि अगर ये थ्रेट जो है किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है या इसके पोटेंशियल टारगेट्स कौन से हो सकते हैं, और फिर जब एनिमी एयरक्राफ्ट उन टारगेट्स के ऊपर हों, तो तब आपके पास सर्टन और रेडार्स हैं जो कि आपकी एक एक गन्स को गाइड करते हैं, उनको बेसिकली ज्योमेट्रिक एंगल्स प्रोवाइड कराते हैं, या वो ज्योमेट्रिक एंगल्स फिगर आउट करने में उनको मदद प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उनकी एक्यूरेसी बढ़ सके। कमिंग बैक ओवर टू द सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, तो HQ9P की मैं स्पेसिफिक रेंज के ऊपर नहीं आऊँगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि उसकी उसकी स्पेसिफिक रेंज क्या है, स्पेकुलेशंस असाइड। तो एक एक इसके बारे में एक वर्ड क्लियर है, दैट इज दी स्ट्रेटेजिक सर्फेस टू एयर मिसाइल।
तो इन तरह के सर्फेस टू एयर मिसाइल्स की हिस्ट्री भी आप कोल्ड वॉर के अंदर ट्रेस कर सकते हैं, जब इनिशियली सर्फेस टू एयर मिसाइल्स डेवलप हुए या फिर लेटर ऑन जिस तरह इस डोमेन को भी बहुत ज़्यादा परसू किया गया, तो सोवियत यूनियन वाज लीडिंग इन दिस डोमेन। सोवियत यूनियन ने बहुत सारे S-75 डेवीना, S-125 और इस एस सीरीज़ के बहुत सारे सर्फेस टू एयर मिसाइल्स उन्होंने इनिशियली इंट्रोड्यूस करवाए, जिनकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस का डाटा हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ वियतनाम वॉर, या उसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, या एक जो मॉडर्न वॉरफेयर की अर्ली स्टेज कह लें आप, लेटर इन द 20th सेंचुरी जो आपके ये थे गल्फ वॉर के दौरान। तो उनका हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा कि वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो फ्रॉम द हिस्ट्री सोवियत यूनियन वाज अ डोमिनेंट एंटिटी जो कि इस डोमेन को, इस स्पेसिफिक थिएटर को डोमिनेट कर रहा था। तो अब ये HQ-9P ये भी किसी ना किसी तरह से उसका ही एक डेरिवेटिव है, या फिर ये उस बेसिक थियरी को फॉलो करता हुआ आ रहा है जिस पर कि सोवियत यूनियन ने अपने सैम्स डेवलप किए थे। सोवियत यूनियन ने सैम्स उनके डेवलप करने की एक मेजर वजह ये थी, या उन्होंने अपने सैम्स को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रेंज देने की कोशिश की। उसकी एक रीज़न ये थी कि उनका लैंड मास बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उस वक्त के जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे आपके में इनिशियल मिक्स सीरीज, मिक्स 17, 19, 21, 23, तो इनकी फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती थी, या इवन जो हाई एंड इंटरसेप्टर्स थे लाइक MiG-25, तो उनकी फ्यूल कंजप्शन इतनी ज़्यादा होती थी कि दोज फाइटर्स कुड नॉट जनरेट मच रेंज। और कुछ एरियाज ऐसे भी थे जो कि आइसोलेटेड एरियाज थे, जहां पर आपके पास करीब में बेसिस नहीं थी, आप वहां पर फाइटर्स एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे उन एरियाज की प्रोटेक्शन के लिए। दैट्स व्हाई दे डेवलप्ड सर्फेस टू एयर मिसाइल्स अपने उन गैप्स को फिल अप करने के लिए। और पहले ये एक टैक्टिकल डोमेन हुआ करता था कि आप सर्टेन टारगेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप अपनी सर्टेन इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एयर डिफेंस एसेट्स एम्प्लॉय करते थे। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर यही चीज़ स्पेसिफिकली फॉलो होती थी। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर ऐसा नहीं था कि आपका कोई एक बड़ी एक एक गन्स की या एक एयर डिफेंस यूनिट की कोई बड़ी फॉर्मेशन लगी हो जो कि एक स्ट्रेटेजिक टारगेट को प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं, वो हमेशा टैक्टिकल टारगेट्स को प्रोटेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपका बकिंगम पैलेस हो गया, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैक्टिकल टारगेट्स, या जैसे कि उनको कोई मिलिट्री हेडक्वार्टर्स या इस तरह के टारगेट्स, तो स्पेसिफिकली आपकी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस जो गन्स हुआ करती थी वो उनको टैक्टिकली प्रोटेक्ट करती थी। अब सिंस के एयर वॉरफेयर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, बहुत सारी नई चीज़ों का एक इंट्रोडक्शन हुआ है इस डोमेन के अंदर। आपके यूएवीज आ चुके हैं, आपके स्टैंड ऑफ वेपन्स आ चुके हैं, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, और वो भी एक हाई टेक किस्म के क्रूज मिसाइल्स भी अब आपके एयर वॉरफेयर डोमेन का हिस्सा हैं। तो इन सारे थ्रेट्स से बचने के लिए यू नीड अ स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस सॉल्यूशन जो कि एक बड़े एरिया के ऊपर आपके इस तरह के तमाम थ्रेट्स को कैटर ऑफ कर सके, और उस चीज़ को आपका HQ-9P बहुत अच्छे से मीट करता है। और जैसे कि हम एक इंटीग्रेटेड लेयर्ड एयर डिफेंस की बात करते हैं, तो ये उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नॉट जस्ट दिस, आपके जितने भी एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं, इवन योर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, एंड सिंस के मैं एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के बारे में यहाँ पर बहुत जिक्र कर चुका हूँ, तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट आवर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जो कि हमारी कन्वेंशनल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, दोज आर ऑफ द अमेरिकन, स्वीडिश एंड चाइनीज ओरिजिन। तो अब हमारी एक लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है कि उन गन्स को पहले जो मैन्युअली जिनको क्रू मैन क्रू उनको करता था, तो अब उस चीज़ को उन्होंने उसके ऊपर जायरोस और जो बेसिकली एक मैकेनिकल सिस्टम बना दिया है जिसपे वो गन्स आपकी ऑपरेट हो रही हैं और अपने तमाम एंगल्स को वो एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। और उनको जो बेसिकली एमिंग सोल्यूशन है वो अब उस चीज़ के अंदर कंप्यूटर को इन्वॉल्व कर दिया गया है। आपके सर्टन रडार्स जैसे कि आपके छोटे लेवल के जो फॉर एग्जांपल जिराफ रडार्स हैं, या मजीद छोटे रडार्स जो कि टैक्टिकल फील्ड को कवर करते हैं, तो वो रडार्स अब आपकी गन्स को गाइडेंस प्रोवाइड करा सकेंगे। और उसके अलावा कुछ विजुअल और कुछ ऑप्टिकल गाइडेंस के सिस्टम्स भी हमारी कुछ प्राइवेट कंपनीज जो कि पाकिस्तान बेस्ड हैं उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसकी वजह से अब आपकी जो कन्वेंशनल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ चुकी है। एंड अगर आप क्लेम्स की माने तो इट इज़ 200% मोर देन द पास्ट। So that was it from my side. थैंक यू दरिया। बिफोर गोइंग टूवर्ड एरोबोट, मैं एरोबोट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो टॉक है, जो अपनी उनकी नॉलेज है, उसको बेस रखें टूवर्ड्स द एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी, कि क्या होंगी इससे हाई मैट से एयर डिनाइल कैपेबिलिटी क्या होती हैं। और जब भी रेंज को कोट करें तो जो अवेलेबल रेंजेस हैं, जिस तरह के हम डाटा अवेलेबल है HQ-9B का, BE का, C का, A का, तो उसी के ऊपर रखें, क्योंकि P के बारे में हमें भी कुछ नहीं पता, जो सीधी सी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल एक न्यू वेरिएंट है। ओवर टू एयरपोर्ट, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड। आई वुड रादर प्रेफर के क्वेश्चन अगर कोई स्पेसिफिक आता है
तो अब मसला ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर बात करना बंदा शुरू करे तो आई वुड टेक एन आवर और 2 आवर्स और बोलता जाऊँ। तो इट वुड बी बेटर कि अगर जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के अंदर तो वो हम आंसर करें। गोल ये है कि एट द एंड ऑफ द डिस्कशन जो यहाँ लोग सारे मौजूद हैं उनको एयर डिफेंस सिस्टम्स का um, सब कुछ पता चल जाए। उनको ये भी मेन बात जो आई वुड वांट के ऑडियंस समझे वो ये है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो मोस्टली लोगों को नज़र आता है कि एक लॉन्चर है और उससे मिसाइल निकल रही है, लेकिन उसके पीछे जो सारा काम होता है, जो रेडार होता है और जो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ द मेन फैक्टर। तो आप सीधा क्वेश्चंस पे चले जाएं और फिर हम उनको आंसर करते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एरोबोट, इसमें अगर आप ये ऐड कर सकें कि जो एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी होती है, यानी कि जिस तरह कि हम ये कहते हैं कि इंडिया अब क्या क्या चीज़ नहीं कर पाएगा, उसके अंदाज में उस तरह आप क्या, उसमें ओ आप क्या ऐड कर ठीक है, सकते हैं कि क्या चीज़ हाँ नहीं कर ठीक है, पाएगा? थैंक यू। सर्टेनली। एरिया डिनाइल बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कि आप जो अपोजिंग या अटैकिंग फोर्स है उसको आप डिनाई करते हो स्पेस टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशंस उस एरिया के अंदर, तो वो एरिया डिनाइल बन जाता है। तो हमें जो जितना पता है, जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है अबाउट दी HQ-9, तो इट कवर्स एन एरिया ऑफ 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो उसकी सर्च एंड ट्रैक रेंज है, और फिर उसके जो इंगेजमेंट रेंज है वो उससे थोड़ी स्लाइटली कम है। तो जो 2016 के आइडियाज़ था उसमें जब हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान बात कर रहा था FD-2000 को लेने की, तो दे वर टॉकिंग अबाउट 3 to 4 मिसाइल बैटरी सिस्टम्स। तो दैट इज़ मोर देन इनफ टू प्रोवाइड एरिया डिनाइल कवरेज टू पाकिस्तान's entire eastern flank, right? तो what that provides is the kind of capability that that provides is कि आप डिनाई कर सकते हो इंडियन एयरफोर्स को या ईस्ट से, या मैं तो बात अब ईस्ट की कर रहा हूँ क्योंकि वो दैट इज़ वेयर द सिस्टम विल बी यूज्ड। इट कैन बी यूज्ड ऑफ कोर्स टू द वेस्ट एज वेल, लेकिन वहाँ कोई उस तरह की थ्रेट नहीं है। तो एरिया डिनाइल की आप उस सेंस में आप ले सकते हैं कि जो एयर डिफेंस गैप्स होते हैं वो प्लग इन हो जाते हैं। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली हमारी जो एयर डिफेंस है वो फाइटर बेस्ड थी, इसलिए हमारे फाइटर के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रीजनल एयर फोर्सेस इंडिया के अलावा। तो वो इट वाज मोर फाइटर बेस्ड कि अगर उसका मसला ये होता है कि इट टेक्स टाइम टू गेट फाइटर्स एयरबोर्न, राइट? कि अगर आप थ्रेट डिटेक्ट हुई है कि इंडियंस आ रहे हैं एक एरियल पैकेज के साथ, तो बाय द टाइम के हम वो रेडार से हेडक्वार्टर्स पे जाए, हेडक्वार्टर्स से किसी बेस पे जाए, बेस से वो फाइटर्स जो हैं वो जो एयर डिफेंस अलर्ट पे हैं वो एयर में जाएं, और फिर वो दे हैव टू गेट क्लोज टू द बोगी एंड देन बियॉन्ड विजन रेंज से उनको एंगेज करें। तो उससे ज़्यादा एक फास्टर सोल्यूशन है कि आप एयर डिफेंस सिस्टम्स जो ऑन द रेडी, ऑन द डिप्लॉयड, उस अपनी डिप्लॉयड लोकेशंस पे हैं, तो आप उनसे उन जो अटैकिंग फाइटर्स हैं उनको आप इंगेज कर सकते हैं इन अ मैटर ऑफ अ मिनट, लेस देन अ मिनट के अंदर। तो क्योंकि ये चलते हुए मैक 4+ पे हैं, तो वो इसलिए इनकी रेंज ज़्यादा है, इसलिए दैट इज़ वाई वी रिक्वायर हाई मैड सिस्टम के अंदर रेंज ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो आप पोटेंशियल border you can target them in that way कि अगर आप वेट करें, अगर एयर डिफेंस सिस्टम के बगैर अगर आप फाइटर्स ऑन डिप्लॉयमेंट हो, तो इट वुड द टाइम दैट इट वुड टेक देम कि मैसेज उन फाइटर्स के पायलट तक पहुंचे और द फाइटर्स गेट एयरबॉर्न और फिर वो उस पोजीशन में आए दैट दे कैन एंगेज द एनिमी फोर्स। तो उस टाइम में द एनिमी फोर्स पोटेंशियली वुड हैव क्रॉस द बॉर्डर्स। तो उस सेंस में पाकिस्तान स्पेसिफिक सिनेरियो में देखा जाए तो आई थिंक कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें HQ-9P से लेना चाहिए। एरिया डिनाइल बिल्कुल सही आपने PSF बात की, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो HQ-9 से हमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड होती है। बाकी
इसकी जो थियोरेटिकल टैक्टिकल एडवांटेजेस हैं उसके ऊपर मैं एक पूरा पेपर लिख रहा हूँ, तो इट गेट मैं ट्विटर पे पब्लिश कर दूंगा, लेकिन राइट नाउ आई थिंक ऑडियंस के पास काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, तो वी शुड गो टू दैट। बहुत शुक्रिया रोबोट, बहुत शुक्रिया। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द स्पीकर क्वेश्चन मैं इसमें एक बात और भी ऐड कर दूं कि देखें डिप्लॉय कहाँ होगा, रेंज कितनी है, चलेगा किस तरीके से, कहाँ लगाना है, कितने लिए हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। ये सोली जो ऑब्वियसली हमसे ऊपर हैं, जो हमसे कई ज़्यादा समझदार हैं, उनकी डोमेन है, ठीक है। उनको पता है कहाँ लगाना है, कितने लेने, कितने लेने, इसका हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। ना ही हम इसको स्पेकुलेट करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी मत पूछें, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पता है क्वेश्चन होगा जी कितने लिए हैं, अब सॉरी वी डोंट नो, ठीक है, हमें नहीं पता। ये सोली जिन्होंने लिए उनको पता होगा, और ये उन्हीं की डोमेन है, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है। तो सेंसिबल क्वेश्चन पूछिएगा। और बाय द वे, अगर किसी के दिमाग में कोई S400 वर्सेज ये, तो वो बेशक पूछ ले, तो हम वो बता देंगे कि S400 कहाँ पे कहाँ लाइक करता है HQ9B के मुकाबले में, तो वो सारा कुछ हो जाएगा, वो कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्लैकबर्ड, आप क्वेश्चन आंसर सेशन तरफ चले जाएं, और एक कहते हैं सीक्वेंस मेंटेन रखें। ओवर टू ब्लैकबर्ड, थैंक यू। Copy that. So the person getting the floor is Hamza Riaz. Hamza Riaz sir, you have the floor. Please ask the question. Hamza साहब अब तक गायब हो गए हैं। Mohammad Athar Fareed, you have the floor. Please ask the question. ब्लैकबर्ड, 2-3 लोगों को ना लाइन पे सेटअप कर लिया करें, ताकि जो है ना, उसके स्पीकर जाने में टाइम लगे थोड़ा सा, तो पहले लाइन पे क्यू कर लिया करें। थैंक यू। Copy. Hamza bhai, you have the floor. Please ask the question. हमजा भाई Mohammad Athar bhai, हमजा भाई, आपने ना माइक म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करें। और अतर भाई, अगर वो नहीं है तो फिर अतर भाई आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। Assalamu alaikum. Am I audible? yes, you're audible. ब्रो, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने HQ9P एक्वायर किए हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान इनको डिप्लॉय करेगा मोस्ट प्रोबेबली आज़ाद कश्मीर एरिया में, और दूसरी साइड पे जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड है उस साइड पे। तो आई थिंक चाइना ने भी अपने जो HQ9 वगैरह हैं और S400 फैमिली के जो हैं डिफेंस मिसाइल्स, वो भी उन्होंने आई थिंक उधर ही डिप्लॉय किए होंगे, लद्दाख वाली साइड पे, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे। तो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि क्या हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि अतर भाई अगर कोई। अतर भाई अतर भाई जी अतर जी। भाई वो आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसका हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी देखिए, ये जो है ना, ये हाई कमांड की लेवल की चीज़ें, हम इसमें कह दें करने चाहिए नहीं करने चाहिए, तो ऐसी मतलब स्पेकुलेशन बन जाती है, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन हम आंसर नहीं हाँ करेंगे। थोड़ा सा ठीक। थोड़ा सा तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जो मतलब कि नॉर्मल डोमेन में ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है कि किस तरह होता है या क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो पूछें। सकता है, लेकिन मसला ये है कि वो जिस तरह पीएसएफ बता रहे हैं, हो सकता है, इट इज जी पॉसिबल जी। टू डू इट टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन जो एक्चुअल सिनेरियो है वो डिसीजन मेकर्स के हाथ में है। हाँ चलें, थैंक यू, बस मेरा यही क्वेश्चन था। आई थिंक मुझे आंसर मिल गया है, बाकी आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू। हमजा भाई, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमजा भाई को लगता है अभी भी आवाज नहीं आ रही, तो अली हसन साहब की तरफ मूव करते हैं। अली हसन साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि जैसा कि अब हमने एयर डिफेंस सिस्टम इंडक्ट किया, तो इसका कंपटीशन इंडियन मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट से होगा। तो ये जो इंडिया के पास ब्राह्मोस वगैरह है, तो ये उसको क्या टैकल कर सकता है एक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल को, और जैसा कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है इंडिया जो बना रहा है। और दूसरा ये सवाल कि ना चाइना और ना ही पाकिस्तान MTCR में आते हैं, तो फिर हम दोनों क्या 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल से एक दूसरे के एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम चाइना से? बहुत शुक्रिया अली हसन भाई। ये जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, ये तो हम आंसर नहीं करेंगे, लेकिन जो ये आपका इंडिया का स्टेल्थ वाला था,
और दूसरा जो आपका था कि ये ब्राह्मोस वगैरह, तो एक जवाब हम ले लेंगे डीसीएस से और एक हम एरोस्पेस से ले लेंगे। तो एरोस्पेस आप एक का जवाब दे दें और एक का जवाब डीसीएस आप दे दें। ओवर टू एरोस्पेस। थैंक यू। जी ठीक है। जो आपने मैं दोनों अगर सवाल आंसर कर दूं, खैर आई डोंट नहीं नो नहीं कौन यार, वो डीसीएस वाले भाई जो है ना, वो उन्होंने कहना है कि कोई सारे एरोबोट्स ही ले लो फिर इसका। नहीं किसी एक का फिर बताओ ना किस वाले का आंसर करूं। नहीं, चलो नो फिर पहले वरीज एरो, आप दोनों कर दो रिस्पॉन्ड करें, भाई, नो दोनों वरीज एट कर ऑल। दो। अच्छा चलें। अच्छा देख लें, ये जो स्टेल्थ की आपने बात की है, पहली तो बात है इंडिया हैज़ नो ट्रू स्टेल्थ फाइटर। किस स्टेल्थ फाइटर की आप बात कर रहे हैं जो इंडिया के पास है? जो लोएस्ट आरसीएस उनका फाइटर है वो आई थिंक ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ही, जो स्पेक्ट्रा सिस्टम है रफाल में, वो से उसका स्लाइटली कम हो जाता है, लेकिन उसका कोई मसला नहीं है। जो HQ9 सिस्टम है वो YLC-20 पैसिव रेडार है, वो स्पेसिफिकली चाइना ने बनाया था अगेंस्ट दी F-35। इट इज़ वो पैसिव रेडार है, वो बना ही स्टेल्थ सर्च एंड एक्विजिशन और टारगेटिंग के लिए। तो वो एक अवेलेबल ऑप्शन है जो चाइना अब देखें, मुझे बड़ा सही तरह वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, फिर PSF नाराज़ हो जाते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम है जो चाइना ने एडवर्टाइज़ किया हुआ है कि आप FT-2000 एक्सपोर्ट वर्जन जो है HQ9 का, उसके साथ आप ले सकते हैं। अब वो पाकिस्तान ने लिया या नहीं लिया वो ऑब्वियसली हमें नहीं पता। दूसरी आपने बात की थी ब्राह्मोस के, इसको टारगेट किया जा सकता है। यस किया जा सकता है, रेंज काफ़ी कम है। जो मिसाइल है इसकी HQ9 की, वो उसकी इंगेजमेंट रेंजेस हैं फॉर डिफरेंट एरियल थ्रेट्स। ये कवर तो करती है एंटायर एरियल स्पेक्ट्रम को, मतलब कि यू कैन इवन शूट डाउन स्मॉल बॉम्ब्स। ये जो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स होते हैं ना, मार्क 82s जो हैं 500 पाउंड के, जो छोटे बॉम्ब्स लगते हैं एयरक्राफ्ट पे, थियोरेटिकली यू कैन इवन शूट देम डाउन विद दिस। लेकिन फिर उनकी रेंजेस कम होती हैं। क्रूज मिसाइल्स क्योंकि वो साइज़ में बहुत छोटी होती हैं। अगर आप ब्राह्मोस की बात करें तो एज कंपेयर टू द RCS ऑफ द SU-30, तो उसका बहुत कम RCS होगा, तो उसकी रेंज कम हो जाती है। और क्योंकि इट्स फ्लाइंग एट रियली फास्ट स्पीड, तो रेंज कम हो जाती है। बट यस, इट कैन बी टारगेटेड। जो एडवर्टाइज रेंज है अगेंस्ट क्रूज मिसाइल्स, अब वो एडवर्टाइज इस तरह नहीं है कि वो सुपरसोनिक हैं या सबसोनिक हैं, लेकिन वो एडवर्टाइज्ड जो रेंज है वो ओवर 100 किलोमीटर्स है, राइट। और जो क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक की आपने बात की थी, करेंटली इंडिया के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। ये ब्राह्मोस 2 अभी अंडर डेवलपमेंट में है, और उसका एयर लॉन्च्ड वर्जन बहुत टाइम बाद आएगा। तो अभी जो उनके पास ब्राह्मोस एयर लॉन्च्ड हैं वो मैक्सिमम मार्क 3 तक पहुंचते हैं। इस मिसाइल की जो स्पीड है वो मार्क 4.2 से अबव है, तो डेफिनेटली आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्रूज मिसाइल का सवाल हो गया। और दूसरा जो आपका एंटी स्टेल्थ सवाल था, वो देयर इज़ अ स्पेसिफिक रेडार अवेलेबल विद द HQ9 which is made by China against the F-35, तो उससे आप अपना अंदाज़ा लगा लें। बहुत शुक्रिया एरोबोट, आपका बचते बचाते निकल गए बस सब चीज़ों में से। I ओवर टू I I just डीसीएस। I just have a bit to add. I just have a bit to add. वैसे तो एरो ने कवर कर लिया, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेंस्ट क्रूज मिसाइल्स आपको ये देखना पड़ेगा, बेसिकली जब भी कोई पावर क्रूज मिसाइल्स यूज करती है ना, तो उसकी स्ट्रेटजी होती है कि वो एयर स्पेस को ना सैचुरेट कर दे। They will launch hundreds of cruise missiles. They'll launch many thousands of bombs. तो obviously आप HQ9 जैसा expensive system तो उनके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। That is why you have a layered air defense. So जब बात शुरू में एरो ने की थी ना एरिया डिनाइल की, तो एरिया डिनाइल सिस्टम का फायदा ये है कि वो क्रूज मिसाइल लॉन्च करने से पहले ही आप उस टारगेट को एंगेज कर लेंगे। दैट्स द प्लान। यानी कि ब्राह्मोस या किसी भी किस्म का क्रूज मिसाइल जो कि इंडिया के पास है, स्कैल्प है, जो या और भी रफाल के साथ जो उनके पास सिस्टम्स हैं, वो लॉन्च करने से पहले ही आप उस एयरक्राफ्ट को उस एरिया से डिनाई कर देते हैं और वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इस वजह से आपकी एयर स्पेस सैचुरेट होती है। सो दैट्स द रियल वैल्यू जो कि HQ9 आपको देता है।
कि आप यानी इंडिया इस तरह वाला कोई भी एडवेंचर, मैंने पहली अपने पॉइंट में भी कहा था कि स्विफ्ट रिटॉर्ट वाला जो हमें सीन करना पड़ा, और इंडिया ने जो भी ऑपरेशन बंदर या ऑपरेशन कबूतर जो भी किया था उसका वो वाला सीन बस इंडिया के लिए वो चैप्टर हमने क्लोज कर दिया है बेसिकली HQ9 से, जिसकी वजह से उनको जितनी मैं थोड़ी अनप्रोफेशनल लैंग्वेज शायद यूज कर रहा हूं, जिसकी वजह से उनको जितनी तकलीफ वो हुई भी है ना, उसकी आप फोरम से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोर देन एनीथिंग HQ9 ने जो है ना उनके सारे प्लान को मलिया मेट कर दिया, सीधी सी जो बेसिकली बात है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बात ये सही है कि अगर आपका जो स्टैंड ऑफ वेपन्स है ना इंडिया के पास, वो देयर आर सम ऑफ देम जो इस HQ9 के एयर डिफेंस बबल से दूर रह के फायर कर सकते हैं वो, राइट? अगर मतलब HQ9 का एक स्पेसिफिक रेंज है इस सिस्टम का, उससे वो बाहर रह के वो मिसाइल फायर कर सकते हैं। और जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं, एज यू ऑल नो, कि वो मैन्यूवरेबल होती हैं, तो थियोरेटिकली स्पीकिंग वो दे कैन गो अराउंड द एयर डिफेंस बबल। लेकिन इस पर्टिकुलर सिस्टम का बबल ही इतना बड़ा है कि उससे इर्द गिर्द जाना या उससे दूर रह के फायर करना, अ, उससे जो मिशन प्लानिंग होती है एग्रेसर की, वो सिवियरली लिमिटेड हो जाएगी। पहली बात। दूसरी ये बात है कि द रीजन दैट ISPR कॉल दिस सिस्टम अ स्ट्रेटेजिक सिस्टम, क्योंकि इट विल बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट दोस टाइप ऑफ इंस्टॉलेशंस, राइट? तो उन टाइप की इंस्टॉलेशंस जिनके ऊपर ये अटैक मोस्ट लाइकली है कि इंडियंस करेंगे, तो इसलिए दे वुड बी प्लेस्ड एट दैट प्लेस, थियोरेटिकली स्पीकिंग, ताकि इनके अराउंड जाके अटैक ना किया जा सके, राइट? जो ब्राह्मोस है उसकी रेंज जो है वो HQ9 की रेंज से ज़्यादा है, तो थियोरेटिकली द इंडियन फाइटर्स वुड बी एबल टू फायर इट सेफली। लेकिन जो मिसाइल इटसेल्फ है, वो जब आएगी उस बबल के अंदर, देन इट वुड गेट डिस्ट्रॉयड। तो ये चीज़ बहुत दिमाग में रखें। बहुत शुक्रिया एरोबोट। आई थिंक सो हमारे साथ इसके बाद वकास भाई हैं, तो वकास भाई प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन है तो। जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम विद यू गाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉक। कुछ चीज़ें थी आई जस्ट हैड इन माइंड, तो आई थॉट आई शुड क्लैरिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि HQ9P की जो एम्प्लॉयमेंट है या डिप्लॉयमेंट होगी, वो लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर मोर देन 70 बॉम्बर्स प्लस इंटरसेप्टर्स का एक पैकेज लेके आएंगे। तो वेयर डज इट फिट इन, नंबर वन। नंबर टू, आई वुड लाइक टू नो कि हम लोग के पास ऑलरेडी लो मैट्स की कैटेगरी में भी एक सिस्टम है, तो प्राइमरीली जब भी कोई नई एक्विजिशन होती है, दैट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन सम काइंड ऑफ थ्रेट दैट डेवलप्स टुवर्ड्स द एनिमी साइड। तो ट्रांस फ्रंटियर कोई ना कोई ऐसा थ्रेट डेवलप हुआ जिसकी वजह से प्रोबेबली देयर मस्ट बी सम वॉर गेमिंग समवेयर, जिसके बाद ये फाइनली डिसाइड किया गया कि वी हैव टू स्विच टू दिस हाई मैट्स। तो इन योर ओपिनियन व्हाट इज दैट थ्रेट दैट हैज फोर्स्ड, या जिसकी वजह से ये एक्विजिशन की गई। नंबर थर्ड, एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ, आई एम अ वेरी एविड रीडर ऑफ ऑल द एयर डिफेंस सिस्टम्स, और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जितने मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनके अंदर एक बड़ा मॉडर्न किस्म का एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं थ्रेट इवैल्यूएशन सिस्टम। अब थ्रेट इवैल्यूएशन सिस्टम इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन जो फायर होता है, फायर हमेशा इस चीज़ के ऊपर सिस्टम एनालाइज करता है कि जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल है, चाहे वो इंटरसेप्टर है, क्रूज मिसाइल है, ड्रोन है, उसको वो इवेल्युएट करता है, और फर्दर असाइनमेंट डिपेंड करती है कि इनकमिंग प्रोजेक्टाइल की इनकमिंग स्पीड क्या है, और बेस्ड अपॉन दैट स्पीड वो कैलकुलेट कर लेता है कि कौन सी चीज़ हमें हमारी लोकेशन को सबसे ज़्यादा थ्रेट कर रही है। सो इन दैट केस जब वो ये फाइनलाइज कर लेता है कि यस दिस इज अ क्रूज मिसाइल कमिंग इन, तो अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन क्रूज मिसाइल इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू बी टेकन ऑन। नंबर वन, ड्रोन्स वगैरह, बॉम्बर्स, ये लोअर कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि HQ9P को हम ARM जो रुद्रम 1 है आई बिलीव इंडिया का, उसके अगेंस्ट हम कैसे कंपेयर करते हैं, बिकॉज कोई भी ARM वी नो कि हाउ डिस्ट्रक्टिव इट कैन बी फॉर
surface to air defense system. Thank you. थैंक यू वकास भाई, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपकी नॉलेज भी माशाल्लाह वो आपकी बात से पता चल रही है बहुत अच्छी है। ये जो आपने पहला सवाल पूछा ना कि हमें कहाँ ज़रूरत महसूस हुई है, ये हमें भी नहीं पता। ठीक है, ये आप समझदार आदमी है। ठीक है, तो बाकी कोई एक आध जो क्वेश्चन है उसमें से मेरा ख्याल है दरिया आप जो हैं वो एक कोई जवाब दे दें। थैंक यू। वकास भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली इम्प्रेस बाय योर नॉलेज। एंड देन वकास भाई, जो आपने एक बात कही ना कि अक्रॉस द बॉर्डर कोई थ्रेट डेवलप हुआ है, या तो ये सिनेरियो हो सकता है या फिर इसके पैरेलल में शायद ये भी सिनेरियो हो सकता है कि ये वर्ड यहाँ पे थ्रेट नहीं है, ये लेसन है। कि जिस तरह अगर आप इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन बंदर देख लें, जिस तरह उन्होंने हमारी एयर स्पेस को अग्रेसिवली अप्रोच करने की कोशिश की और स्टैंड ऑफ वेपन्स वो एम्प्लॉय करके वहाँ से भाग गए। जब किसी बैटल स्पेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल उस वक्त में हमारे वहाँ पर HQ9 डिप्लॉयड होते, तो शायद इंडियन मिराजेस जो हैं वो उनकी अपनी एयर स्पेस के अंदर रहते हुए भी स्पाइस 2000 एम्प्लॉय नहीं कर पाते। तो मे बी दैट इज़ अ थ्रेट, और मे बी दैट इज़ अ लेसन जिसको हम सीख के अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रो, जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है उससे अपनी बैटरीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि टर्मिनल फेज के अंदर आप ऑटोमेटेड कैनन्स लगाएं, या फिर आप एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगाएं, या जैसे कि अभी सर्टन कंट्रीज हैं नेटो के जिन्होंने कि अपना इनका जो आपकी नेवल शिप्स के ऊपर जो CIWS गन है उनका उन्होंने ग्राउंड बेस्ड वर्जन निकाला हुआ है इस तरह के थ्रेट्स को, जो कि काउंटर ऑफ करने के लिए, जिनसे बेसिकली डील करना काफ़ी मुश्किल है। थैंक यू। एग्जैक्टली, पॉइंट डिफेंस के जो सिस्टम्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एरो और डीसी अगर आप कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। मुझे सवाल ही इसका याद नहीं है, क्या क्या सवाल थे इनके? वकास भाई ने बेसिकली ये पूछा था कि जो बाकी पूछा था वो तो बता देता दरिया भाई ने, लेकिन एक जो उनका सवाल बीच में थोड़ा सा वो है, वो ये था कि हम इसको इंडिया के ARM से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे बेसिकली, जो एंड उनका ARM को। इन्होंने रुद्रम की बात की थी ना, जी रुद्रम जी, तो रुद्र। वो इट्स अंडर डेवलपमेंट, वो उसको ऑपरेशनलाइज होने में अभी 2 साल बाकी हैं। उसकी रेंज जो है वो 180 किलोमीटर है, विच वो फिर फाइटर को उस बबल में आना पड़ेगा, जो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा फाइटर के। वाकई बात और दरिया ने बिल्कुल सही की है कि जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम्स हैं वो वहाँ ऑब्वियसली लगे होंगे एक ही साइट पे। जब आप इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की बात करते हैं और लेयर्ड एयर डिफेंस की बात करते हैं, तो वहाँ सिर्फ HQ9 नहीं होंगे, वहाँ LY80s भी होंगे, वहाँ क्लोज इन वेपन सिस्टम पॉइंट एयर डिफेंस भी होगी। तो उससे हम मतलब उस थ्रेट को बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं, अनलेस वो सैचुरेशन अटैक के साथ आए। अगर सैचुरेशन अटैक के साथ आते हैं तो उसका फिर नुकसान यही होता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइटर्स होते हैं, तो वो फिर नज़र आ जाते हैं, और फिर हमारे अपने फाइटर्स भी तो हैं, तो दे विल टेक देम ऑन। वो जब जिस उस रेंज पे पहुंचते हैं कि वो दे आर एबल टू फायर, तो दे विल नॉट ओनली बी डीलिंग विद द फैक्ट दैट दे आर इनसाइड द एंगेजमेंट रेंज ऑफ द HQ9, जो फाइटर ये ARMs फायर करेंगे, बट ऑल्सो दैट दे वुड हैव टू बी प्रिटी क्लोज टू द पाकिस्तानी बॉर्डर इन रेंज ऑफ आवर BVR मिसाइल्स। तो वो बस फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट वुड गिव देम टू मच लॉसेस टू डिस्ट्रॉय जस्ट वन HQ9 बैटरी या डिप्लॉयमेंट एरिया। तो वो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, आई रिमेम्बर कि आपने बात की थी कोई लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट की, 80 बॉम्बर्स, फाइटर बॉम्बर्स। वो आई एश्योर यू, इंडिया की वो जो बॉम्बर की जो लैंड अटैक फ्लीट अटैक एयरक्राफ्ट की, इट डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी to mount an attack including 80 assets at one time. It's impossible for them. तो वाकई कोई क्वेश्चन है तो दैट्स द जी ओनली क्वेश्चन आई गॉट। जी जी, बस यही तक ही है, यही तक ही है। अच्छा, मेरा ख्याल है इधर पे जासूस ब्लैकबर्ड पहले हसनैन भाई आए हैं ना, मेरा ख्याल है। जी जी, पहले हसनैन भाई आए हैं। जी जी, हसनैन भाई प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पूछें।
आई थिंक सो हसनैन भाई मैं सुन हसनैन भाई प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा। मेरा ख्याल है उनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, आप उनको ड्रॉप कर दें, आप अल्लाह यार की तरफ से जाते हैं। अल्लाह यार भाई अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Did you hear me out? वालेकुम सलाम। जी जी सर बिल्कुल, आप क्वेश्चन पूछें। First of all, thanks to the PSF for this session because every Pakistani want to know about the HQ9 and we are curious. My question is that, sir, that as you know that the India has its own indigenous SAM system like Akash and Barak 8. So why we can't develop our own indigenous systems, SAM system, so we overcome our expenses and dependency on the others? Thank you. थैंक यू अल्लाह यार भाई। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके, इसका जवाब मैं आपको खुद ही देता हूँ। देखिए सर, बात ये होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक होता है चीज़ डेवलप करना और एक होता है कि ऐसी चीज़ डेवलप करना जो बैटल थिएटर में डिप्लॉय की जा सके, ठीक है? तो वी डोंट नो कि जो इंडिया ने बनाए हैं उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मतलब कि वो कितने एफिशिएंट हैं, कितने इफेक्टिव हैं, ठीक है? जो हमने उनकी वाहिद परफॉर्मेंस देखी है वो उनके स्पाइडर मिसाइल एयर डिफेंस की देखी है, जिसमें आपने देखा है कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर शॉट डाउन कर लिया था, ठीक है? 27 फरवरी को 2019 में। सेकेंडली हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं ईरान की, ठीक है? ईरान के पास भी इंडिजिनसली डेवलप बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बट यू नेवर नो कि उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू कि हम क्यों नहीं कर रहे, देखें सर, ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं दे रिक्वायर हाई R&D कॉस्ट, ठीक है ना? इसमें R&D बहुत मैटर करती है। आपको बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर पुट करने पड़ते हैं, ठीक है? फिर आप जाके एक सिस्टम बनाते हैं और यू नेवर नो। देखिए R&D हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, R&D का सक्सेस रेट बहुत कम होता है, ठीक है? और सिंस हम एक ऐसी कंट्री हैं जिसके पास इतना खुला पैसा मतलब नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है? तो उसके लिए इतना हाई कॉस्ट पहले पुट करना R&D के अंदर, और उसके बाद ये फिर हमें मसला ये होता है कि R&D के अंदर हाई कॉस्ट तो आप पुट कर देंगे, लेकिन यू नेवर नो कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो इतने ज़्यादा पैसा लॉस करने के बाद आपको प्रोडक्ट भी ना मिले तो हम ये चीज़ अभी इस लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़ है। तो ये एक रीज़न इन पर्टिकुलर होती है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वी शुड बी इंडिपेंडेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है, वी शुड बिल्ड इंडिजिनस थिंग्स, लेकिन जो उसका एक मैं आपको बताया ना लॉजिकल रीज़न है कि क्यों नहीं कर पाते, उसका लॉजिकल रीज़न यही है कि R&D रिक्वायर हाई कॉस्ट, ठीक है? मतलब बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है R&D करने के लिए, R&D कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ठीक है? और उसका जो रिजल्ट होता है यू नेवर नो कि आप प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, प्रोडक्ट बनेगी नहीं या नहीं बनेगी। तो ये रीजंस हैं। अगर कुछ एरो बोर्ड ने या DCS ने, दरिया भाई ने ऐड करना तो दे कैन ऐड। थैंक यू। इसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँगा कि बात आपने बिल्कुल सही समाप्त की है। इट वुड cost more to develop a Pakistani indigenous SAM system, HIMARS SAM system, than it would be कि जितने पैसों में हमने ये HQ9 ले ली है। दूसरा यही है कि वो हम डेवलप तो कर लें, लेकिन फिर उसको ऑपरेशनाइज करना, उसको डिप्लॉय करना, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाना, वो मतलब इट वुड बी प्रोहिबिटिवली कॉस्टली, ठीक है? तो इट वुड ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमें ये पता किया हुआ है, उसके बारे में वी डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन ये आप देख लें कि देयर इज अ सैम पाकिस्तानी इंडिजिनस सैम सिस्टम अंडर डेवलपमेंट एट दिस टाइम। एरो आपकी आवाज़ कट रही आपने है। बात की। एरो आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, जी जी, आपकी आवाज़ कट रही है। चले कोई बात नहीं, आप रीजॉइन कर लें तब तक, और हम चले जाते हैं हसनैन की तरफ। ओके ओके, आई विल रीजॉइन। ओके ओके। हसनैन भाई, आपके पास स्पीकर है, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी थैंक यू PSF। मेरा सवाल ये है कि जो कराबाग की जंग हुई थी आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान, उसमें भी जो उन्होंने जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे रशियन मेड, वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं हुए और हमने देखा कि उनका बहुत नुकसान और वो जंग तक हार गए। तो ये एक बात मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब इस तरह का वो हमारे सिस्टम को क्या वो नुकसान कर सकते हैं? दूसरी बात कि इंडिया अगर कल को कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, वो लाजमी नहीं है कि उन जगहों पे करे कि जहाँ हमारी ये सिस्टम डिप्लॉयड हो। उसको तो बहाना चाहिए कि मैंने बस किया है, वो कहीं भी बम मार दे।
और वो फिर S400 खरीद रहा है, तो कल उसकी रेंज ज़्यादा है, अगर हम रिप्लाई करेंगे तो उसका फिर कैसे रिप्लाई कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। मेरा ख्याल है कि इसका जवाब डीसीएस दे दें। डीसीएस, आपने क्वेश्चन सुना है? जी, मैंने क्वेश्चन सुना है और अच्छा क्वेश्चन है। अगेन वही वाली बात है कि हमने शुरू में ही कहा कि डिपेंड्स कि किस मुल्क ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम किस हद तक इंटीग्रेट किया हुआ है। बहुत सारे एयर डिफेंसेस को लेके एक लाइन में लगा देना को एयर डिफेंस सिस्टम का नाम नहीं कहा जाता। वो सारे एयर डिफेंस सिस्टम आपस में एक-दूसरे से बात कर सकें और जिस तरीके से कुछ देर पहले ही बात हुई, आने वाले जो दुश्मन का थ्रेट है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके, उसकी प्रायोरिटाइज़ करके उस पे अटैक कर सकें, उस चीज़ को हम एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम कहेंगे, जो कि माशाल्लाह पाकिस्तान के पास है। और जैसे एरो ने पहले भी बात की, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स, सरफेस टू एयर मिसाइल, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, सारे मिल के जो एक बबल क्रिएट करते हैं, वही हमारा डिफेंसिव बबल है। यकीनन किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरकम किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हमने कुछ जंगों में देखा भी, सीरिया में अभी रिसेंटली एक जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पैंसर S1 है, उसको ओवरकम किया गया है, लिबिया में भी किया गया है, बट वो बहुत एक हाई सैचुरेशन केसेस थे और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स में उन्होंने उस एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरकम किया है। लेकिन सीरिया में जब रशियंस S400 लेके आए और उस सिस्टम को उस तरीके से डिप्लॉय किया गया, जिस तरह से उसको डिप्लॉय करने का हक था, जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग थी, तो सीरिया में हम देख सकते हैं कि किसी ने कोई उसको उस तरीके से पंगा नहीं लिया। तो इसी तरह ये है कि हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंडियंस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एंड होपफुली एट द एंड ऑफ द डे वी होप दैट वी विल कम ऑन टॉप, क्योंकि हमारे पास अब एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो कि उनके किसी भी प्लान को थॉवर्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच डीसीएस। मैं इसमें एक और बात भी ऐड कर दूं। देखें, ये जो अज़रबैजान और आर्मीनिया वाली जंग है ना, इससे बड़ी एम्बिगुइटीज़ खड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने ये कहा जी कि आर्मर जो है ना ख़त्म हो गया। आर्मर मीन्स टैंक, क्योंकि टैंक बहुत फाड़े हैं आर्मीनिया के अज़रबैजान में। ठीक है, देखें, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी मैटर करती है। अगर आप टैंक को बिल्कुल मैदान जंग में बिल्कुल अकेला खड़ा कर देंगे तो वो तो एक सिटिंग डक है। ठीक है, जब टैंक्स के साथ बाकायदा इन्फेंट्री डिप्लॉयड होती है, प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, मेथडोलॉजी होती है डिप्लॉय करने की। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप जो है ना जाके मैदान जंग में टैंक खड़ा कर दे और एक्सपेक्ट करें कि अब ये खुद ही सब कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं होता। तो डिप्लॉयमेंट मैटर्स। ठीक है, फिर इसी जंग की एग्जांपल आपने दी कि जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम, अब डीसी ने बिल्कुल ठीक बात की। आप एक लाइन में सारे खड़े कर दें और आप कहें ये सब कुछ कर लेंगे खुद ही से, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, फिर आपकी ट्रेनिंग कैसी है जो उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं सिस्टम को, उनकी ट्रेनिंग कैसी है। ठीक है, अगर उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको पता ही कुछ नहीं, चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, तो वो जो मर्जी आप उनके हाथ में पकड़ा दें। वो वाला कॉन्सेप्ट है कि बंदर के हाथ में आप माचिस पकड़ा दें और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि ये बहुत कोई अच्छा काम करेगा, वो तो नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब ये चीज़ खड़ा कर दें और कहें ये सब कुछ खुद कर लेगा, ना उसकी कुछ सपोर्ट है, ना उसकी पीछे से सप्लाई है, ना कुछ है, ना उसको इन्फेंट्री सपोर्ट है, कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा वहाँ खड़ा होकर। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमें डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, ट्रेनिंग ऑफ द पीपल हु आर ऑपरेटिंग इट। ठीक है, और सबसे उसके बाद ये कि फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, आप डिसीजन कैसे लेते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, डिपेंड करता है उन फैक्टर्स के ऊपर। दरिया या एरोबोट, आप कुछ ऐड करें तो आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। नहीं, कोई चीज ऐड करके देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। ब्लैकबर्ड, आप कुछ कह रहे थे? ब्लैकबर्ड, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, मेरी तो मेरा ख्याल आवाज़ आ रही है सबको। जी, आई कैन हियर यू PSF। ओके ओके, थैंक यू। ये हमारे साथ अब दूसरे स्पीकर मौजूद हैं, बिस्किट। सर, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है बिस्किट भाई। प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग द चांस टू स्पीक। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो कि राफेल जहाज़ ले चुका है, कुछ उनको मिल चुके हैं और कुछ आगे मिल रहे हैं, तो उसके काउंटर में हम ये क्लेम करते हैं कि हम अपना ब्लॉक 3 बना रहे हैं JF-17।
हैं हम, तो ये है कि उसके बावजूद हमें एक इतना काउंटर उनको बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू। ये जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम है सरफेस लॉन्च्ड, वो कह रहा है इसमें हमने इन्वेस्ट क्यों किया है अगर हमारे जो फाइटर्स हैं वो रफाल को टेक ऑन कर सकते हैं, विच इज़ अ वियर्ड क्वेश्चन। व्हाई नॉट? मतलब कि अगर आपकी नहीं सर, कैपेबिलिटीज में नहीं एनहांस सर, होती है। ऐसा नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरा जी जी क्वेश्चन ये बोलें। है कि पाकिस्तान के पास प्रीवियसली जो डिफेंस सिस्टम है, बिस्किट भाई आप बोलें बोलें आप। आई थिंक सो बिस्किट भाई की तो हमें आवाज़ नहीं आ रही। बिस्किट भाई आपने माइक अनम्यूट किया हुआ है? ओके, आई थिंक सो मैं बिस्किट कुछ भाई कह को। सकता हूँ? जी जी बिल्कुल डीसीएस, आप कुछ कह दें, बेशक कोई मसला नहीं है। मुझे मुझे जो इनकी बात समझ आई है वो बेसिकली इस एस्पेक्ट से पूछ रहे हैं कि अगर बेसिकली वो एयर टू एयर कॉम्बैट और सरफेस टू एयर वॉरफेयर को कंपेयर करना चाह रहे हैं, और वो शायद ये समझ रहे हैं कि HQ9 हमने इसलिए लिया है कि शायद हम सिर्फ रफाल स्पेसिफिक उसको काउंटर करना चाह रहे हैं। सो दैट इज जस्ट नॉट द केस। इट जस्ट कवर्स। थैंक यू जी। डीसीएस और डीसीएस को स्पीकर पे लेने हैं ब्लैकबर्ड, बाकी भी सब आने के बाद। अच्छा जी, सॉरी एवरीवन के स्पेस क्रैश होगी। ये माशाल्लाह ट्विटर स्पेसेस की स्पेशलिटी है कि जब भी गुफ्तगू क्लाइमेक्स हो तो ये क्रैश हो जाती है। और अगर आप मज़ीद को होस्ट ऐड करते जाएं, स्पीकर लेते जाएं और एक क्लाइमेक्स बना रहे हो तो ये जो है ना, मतलब लाइक वो क्रैश हो जाती है। अभी सो फॉर दैट वी आर सॉरी। ब्लैकबर्ड, ये अभी रिकॉर्डिंग पे दोबारा चली गई है? जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके ओके, एंड आई होप कि हमारी पिछली रिकॉर्डिंग भी सेफ रही होगी। पिछली रिकॉर्डिंग सेफ है? जी जी सेव है। ओके थैंक यू। डीसीएस आप कोई चीज़ ऐड कर रहे थे उस क्वेश्चन के अंदर, प्लीज़ आप वहीं से शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आई वाज सेइंग कि शायद सवाल इस एस्पेक्ट से था कि वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि HQ9 जो है, नहीं, जो सैम सिस्टम है वो स्पेसिफिकली रफाल स्पेसिफिक है, और शायद इससे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि शायद JF-17 केपेबल नहीं है या एयर एसेट्स केपेबल नहीं है रफाल के अगेंस्ट। सो दोनों चीज़ें दे आर कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम्स। दोनों चीज़ों को आपस में कंफ्यूज ना किया जाए। JF-17, J-10 या F-16 उनका रोल और है। सैम सिस्टम एक एडिशनल कैपेबिलिटी ऐड करता है, ना सिर्फ उनको असिस्ट करने के लिए, अपना काम बेहतर तरीके से करने के लिए, बल्कि और कई चीज़ें जो कि ऑलरेडी स्पेस में डिस्कस हो चुकी हैं उसमें मजीद उनको सपोर्ट करता है। सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द टू। JF-17 का अपना रोल है, वो अपने तरीके से इंगेज करेगा, और HQ9 एड्स अ कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन अगेंस्ट अदर इंडियन एयर एसेट्स। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डीसीएस। ब्लैकबर्ड, अगर किसी का और क्वेश्चन है तो आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू। राइट, एक ही बंदा है, इसका क्वेश्चन है। द पर्सन इज फरोज शेर Rishan. You have the floor. Please ask the question. जी फिरोज भाई, प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछें। Rishan साहब काइंडली अनम्यूट करके बोलिएगा। मैं सर मैं तो यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो बात पूछनी थी उसका जवाब खुद ही मिल गया है। ये DCS वर्ल्ड जो आईडी है इसने खुद ही बता दिया। आगे आप रिक्वेस्ट भेजें जिससे सवाल पूछना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक बहुत यू। शुक्रिया सर, थैंक यू। The next person is Azam Aftab. Azam Aftab sir, you have the floor. Please ask the question.
आजम आफ्ताब साहब काइंडली अनम्यूट करके बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया आज। जस्ट वांटेड टू ऐड वन कमेंट। पिछले क्वेश्चनर ने कहा था कि ये इसकी ज़रूरत क्या होती है और पाकिस्तान और उन्होंने आर्मीनिया का भी एग्जांपल दिया था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। वेल इस तरह तो खैर फिर अमेरिका का जो पेट्रियट सिस्टम है वो भी कोई परफॉर्म नहीं किया था जब ईरान ने ओवरवेलम करके उनकी बेस को बॉम्ब किया था। तो ऑल डिफेंस सिस्टम्स आर वल्नरेबल। उनकी कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% कोई कहे कि भाई ये बिल्कुल ही इम्पेनेट्रेबल है, ऐसा नहीं होता। जिस तरह पहले एरोसेंट और बाकियों ने भी बताया कि उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उसकी एक डिप्लॉयमेंट होती है, उसके अंदर कम्युनिकेशन होती है, तब वो इफेक्टिव होता है। बट माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू knowledgeable gentlemen is कि इसकी एक तो इसकी एक्वायरिंग कॉस्ट क्या है, एंड इज दैट कॉस्ट वर्थ टेकिंग दिस स्टेप एट दिस पॉइंट, जबकि हमें नहीं पता कि इंडिया का जो S-400 है वो किस तरह का परफॉर्म करेगा उनके मुकाबले में। थैंक यू आज़म आफ्ताब भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल सर देखें, एक्चुअली दो चीज़ें हैं कि कॉस्ट हमें नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सीधी बात है। लेकिन ऑब्वियसली देखें, जो डिसीजंस लेते हैं ना लोग जो ऊपर बैठे होते हैं, वो थ्रेट परसेप्शन पहले करते हैं। ठीक है, थ्रेट परसेप्शन कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि थ्रेट को पहले से प्रिसीव करना कि ये थ्रेट हो सकती है। सेकेंडली, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जी S-400 का जो जवाब पाकिस्तान ने HQ-9 से दिया है या HQ-9P से दिया है, ऐसा नहीं है। S-400 के को डिनाई करने के लिए और तरह के वेपन्स यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हमारा राद ALCM है, इसके अलावा हमारे पास ARMs हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, और इसके अलावा मल्टीपल और चीज़ें, फतेह-1 है, GMLRS है। ये चीज़ें उसको डिनाई करेंगी, ये उसकी उस रेसिप्रोकल में नहीं है। अगर आप ISPR की स्टेटमेंट भी पढ़ें तो उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इट शॉट्स डाउन मल्टीपल थिंग्स। फाइटर्स भी शॉट डाउन करता है, मिसाइल भी शॉट डाउन करता है, मिसाइल में तो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। तो ये S-400, ये नहीं कि अगर इंडिया S-400 ना लेता तो हम ये भी ये ना लेते, ऐसा नहीं है। ये कोई इनके रेसिप्रोकल में नहीं लिया गया। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने इसको इस तरह रेसिप्रोकल बना ली है कि भाई हमारे पास S-400 आ रहा है और आपके पास ये है, तो वर्सेस का कॉन्सेप्ट उन्होंने किया है, इसमें वर्सेस का कॉन्सेप्ट है नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली एरिया डिनायल है। और जिस तरह की ISPR स्टेटमेंट स्टेट करती है कि हमने जो 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है, इसको इंटीग्रेटेड डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, हमने उसको कंप्लीट करना था। ठीक है, तो और हमारे पास एक आखिरी वाहिद चीज़ रह गई थी हाई मैड, जो हमारे पास नहीं थे, और तो हमने एक हाई मैड ऐड किया है, जिसकी वजह से अब हमारे पास लो मैड्स भी हैं, मैन पैड्स भी थे, लो मैड्स भी हैं, मीडियम रेंज भी हैं और हाई रेंज भी हो गए हैं, जिसको हाई मैड्स आप कहते हैं। तो ये मोर ऑफ लाइक कि हमने अपने एयर डिफेंस को कंप्लीट किया है, ना कि हमने इंडिया को कॉपी करने की कोशिश की, या उनके पास S-400 आ रहा है तो हमने भी S-400 लेने की उस तरह की कोई चीज़ लेने की कोशिश की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखें, अगर आपका एनिमी कोई चीज़ ले रहा है या कोई चीज़ से आपको थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे पहले उसके पास वो कैपेबिलिटी है, आप उसको पहले से असेस करते हैं थ्रेट को, और आप उसको क्या कहते हैं, एक कह लें कि काउंटर मेजर पहले तैयार करते हैं। 11th आवर पे तो आपको काउंटर मेजर आप तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें कॉस्ट पता है, क्योंकि कॉस्ट पब्लिक नहीं की गई है ISPR की तरफ से, तो कॉस्ट पे मैं कमेंट भी नहीं कर सकता, और वैसे कॉस्ट हमें पता भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ना ही इसकी कोई कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट विकीपीडिया पे या ओपन सोर्स में है। लेकिन ऑब्वियसली कॉस्टली सिस्टम ही होगा, एयर डिफेंस सिस्टम है और भी हाई मैड है, तो कॉस्टली तो होगा। लेकिन ऑब्वियसली देखें, दिफा जो है ना, उस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत मशहूर चीज़ है कि हमने कहा था कि जी हम घास खा लेंगे लेकिन एटम हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो हमने फिर वो घास खाई, ठीक है, लेकिन हमने बनाया, तो उससे हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ा। ठीक है, हमें एक ऐसी चीज़ मिली, ऐसी कैपेबिलिटी मिली, जिससे हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसको कोई थ्रेट नहीं है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट चीज़ों की हाई होती है, वेब डिफेंस सोल्यूशन की कॉस्ट हाई होती है, बट नॉट कि हम उसको ये कहें जी इसकी कॉस्ट हाई है तो मुझे हम इसको परचेज नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें मादरे वतन के दिफा के लिए ज़रूरत हैं, वो हमारी हाई अथॉरिटीज़ परचेज करती रही हैं, परचेज करती रहेंगी, डेवलप करती रही हैं, डेवलप करती रहेंगी, क्योंकि मुल्क की सॉवरेंटी पे कोई भी जो है वो हम आँच नहीं आने दे सकते। थैंक यू सो मच। डीसी कुछ आपने ऐड करना है? डीसी साहब ने कुछ ऐड करना है इस बात में? नहीं जी, आई एम गुड। आपने अच्छा पॉइंट कवर कर दिया। ओके, थैंक यू।
हमारे साथ नौशीन है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आई एम सो सॉरी, मैं अपनी स्पेस कर रही थी फारूक के साथ। हम लोग कर रहे थे आज हमने थोड़ा सा उनकी मतलब लाइफ स्टोरी सुनी लाइव उससे, फारूक से, जो कि मेरे ख्याल से 80% लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, सरदार अलवी की, हाउ करेजियस ही वाज एंड एज अ पायलट, उनके कितनी कारनामे, हम आलिम के बारे में बात करते हैं, बट देयर आर द फ्यू अनसंग हीरोज। सर, you people like Blackbird, PSF and DCS, I really followed you. You people are doing a great job as a Twitter account. I really admire all of you. और स्पेशली आप पाकिस्तान एयरफोर्स को इतना अच्छा कवर करते हो कि आई रियली लाइक इट अ लॉट, और आपके स्पेसेस भी बहुत औसम होते हैं। सर, आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट द क्वेश्चन बिकॉज आई वाज नॉट लिसनिंग योर स्पेस कि आप बेसिकली किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बट आई कैन आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू JF-17। वो ये था कि सर, ऑब्वियसली मुझे जितने डीएम्स आते हैं वो इसी बारे में आते हैं कि ये डील हो गई या वो डील हो गई और क्या हो गया, और पाकिस्तान अभी किस स्टेट पे है कि पाकिस्तान बेच रहा है, दे रहा है, अबाउट स्पेशली मलेशिया के बारे में, और जो हमारा बाकी था। तो थोड़ा सा अगर आप उस पर अपडेट कर दें, जस्ट करंट अपडेट क्या है करंट सिचुएशन में। तो बिकॉज इतनी फेक न्यूज अभी भी चल रही है इसके बारे में, और दैट इज ऑल आई वांट टू। थैंक यू सो मच नौशीन। एक्चुअली हमारी स्पेस चल रही थी HQ9P के ऊपर, लेकिन सिंस कि आप आई हैं तो आपने क्वेश्चन पूछा है, आंसर हम कर देते हैं। फर्स्ट मैं शॉर्ट आंसर दूंगा, डिटेल में DCS और एरोबोट से ले लेंगे। देखें, ऐसा होता है कि एक तो मसला है हमारी मीडिया का सबसे बड़ा, ठीक है। ट्वीट कुछ होती है, न्यूज़ कुछ होती है, बना कुछ और देते हैं, ट्वीट पढ़नी उनको आती ही नहीं है, ठीक है। मलेशिया की डील में भी उनको समझ नहीं आया कि पढ़ना क्या है, लिखना क्या है और करना क्या है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। फिर जो हमारे सो कॉल्ड डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, बड़े नामवर किस्म के ज़्यादातर, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता कि टेंडर क्या होता है, इनिशियल ट्रायल्स क्या होते हैं, वेपन सिस्टम इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, कैसे ऑर्डर पर किया जाता है, फिर किस तरह उनको डिलीवर किया जाता है। तो उनकी तो आप छोड़ ही दें, ठीक है। उनको तो कुछ भी अल्लाह ही हिदायत दे दो, दे, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप इस बात पे आ जाएं कि जो आपने बात की कि मलेशिया की डील की, देखिए मलेशिया के अंदर के थंडर था वहाँ पे ना, मतलब उसका उसका मतलब वहाँ पे उन्होंने उसको किया था, मतलब 7 जो जहाज आए थे उसमें थंडर का भी नाम था। बट वी वर वेरी वोकल इन दी स्टार्टिंग कि मलेशिया जो है वो यूज़ करता है F-18, वो अमेरिकन जहाज़ है। और उन्होंने जो स्पेसिफिकली टेंडर इशू किया था वो लिफ्ट प्लेटफॉर्म के लिए किया था, लीड इन फाइटर ट्रेनर, ठीक है। अब आप चाहें तो थंडर को लिफ्ट प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, बट थंडर जो है बेसिकली LCA है, लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इट्स नॉट अ लिफ्ट, ठीक है। ब्रावो की वजह से लिफ्ट प्लेटफॉर्म बन जाता है, वो ब्रावो वेरिएंट की वजह से जो डूल स्टील वेरिएंट है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट अ प्रॉपर लिफ्ट प्लेटफॉर्म। फर्स्ट, सेकेंडली थंडर जो है एक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, ये ईस्टर्न टेक्नोलॉजी है। आप वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो मलेशिया यूज़ कर रहा है F-18, उससे एकदम से स्विच कर, उस पर ट्रेनिंग करके, उस पर लिफ्ट की सारी कुछ करके आप थंडर पे नहीं जा सकते, सॉरी F-18 पे नहीं जा सकते। थंडर के बारे में वी आर वेरी वोकल कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी अर्जेंटीना थिंग, अर्जेंटीना की मामले में भी हमारे मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल एज पर देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमेशा की तरह गलत ट्वीट रीड की, ठीक है। कैटेगोरिकली मेंशन था कि उनके डिफेंस बजट में प्रपोज्ड हुई है बात थंडर की परचेज की, ठीक है। सिंस के चाइना ने उन कुछ ऑफिशियल्स ने, CAC के ऑफिशियल्स ने अर्जेंटीना विजिट किया था, और ये बात बहुत काफ़ी हद तक कंफर्म है कि दे विल बी लाइक बाइंग द JF-17 थंडर, बट एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज ड्राफ्ट बनेगा, प्रपोज ड्राफ्ट के बाद ड्राफ्ट अप्रूव होगा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से जब अप्रूव होगा फिर वो हमारे पास आएगा, वो एप्लीकेशन पुट करेंगे कि हाँ जी हमारा ये बजट अप्रूव हो गया, अब आप इतने जहाज बनाएं, फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, फिर वेपन पैकेज पे बात होगी, फिर ट्रेनिंग के ऊपर बात होगी, मतलब। लेकिन मसला ये है कि मतलब इतनी सी ट्वीट पड़ी कि क्योंकि हम सबकी आदत है हमारे मीडिया में तो खास तौर पे माशाल्लाह, पहली ट्वीट का ना पहली 2 लाइनें पढ़ते हैं, बल्कि 2 भी नहीं, आधी लाइन पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है ना मतलब खबर चला देते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। प्रोसेस पढ़ा ही नहीं, वो इतनी लंबी थ्रेड थी, इतना बड़ा वो आर्टिकल है, उसको पढ़ा ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अर्जेंटीना वाली न्यूज़ है इट्स कम्प्लीटली एक्यूरेट, इंशाल्लाह ये इस तरफ जाएगी, बट इसमें टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं होगा
कि जिस तरह के ट्वीट आई तो साथ ही मतलब जहाज शॉपर में डाल के हम अर्जेंटीना को पकड़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ये जो लोग मिथ्स फैला रहे होते हैं कि जी थंडर के अंदर मार्टिन बेकर लगती है, उनके लिए ये है कि जी थंडर के अंदर HYT भी लगती है जो कि चाइनीज़ सीट है, ठीक है, तो वहाँ भी मसला नहीं आएगा। और बाकी इशू ये है कि डिफेंस सॉल्यूशंस को या डिफेंस सिस्टम्स को या डिफेंस डील्स को पढ़ने के लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, उससे पहले आपको समझ नहीं आएगी बात, ठीक है। तो ये एक इशू है, एग्जिस्ट करता है हमारे मीडिया के अंदर, और उसी की वजह से हमारा मीडिया की रैंकिंग आप देख लें कहाँ एग्जिस्ट करती है। कोई आप काम की बात डिस्कस हो नहीं रही होती है, बस छापने पे लगे हैं एक दूसरे को, और मतलब लाइक पता तो नहीं है किस चीज़ के बारे में उनको। हाँ, थंडर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इट हैज़ अ वेरी गुड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। वी विल बी सीइंग थंडर इन मल्टीपल एयर फोर्सेस, और जिस तरह के बहुत से अच्छे रिकग्नाइज्ड डिफेंस फोरम्स, जिसमें जेम्स भी आता है और भी मल्टीपल आते हैं। आई थिंक सो आज ही डीशेस आज ही किसी की रिपोर्ट आई है ना, वो जो एविएशन गीक वालों किसकी आई है रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि थंडर को हम मल्टीपल एयर फोर्सेस में देखेंगे इन फ्यूचर। हाँ जी, आई थिंक एविएशन वीक थी, बट आई वुडंट रीड टू मच इनटू इट बिकॉज वो एक छोटा सा आर्टिकल था और उस वेबसाइट पे काफी सारे एड्स हैं, तो इट काइंड ऑफ डजंट गिव अ गुड वाइब फॉर मी। लेकिन यस, न्यूज में है। इफ आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर, डेफिनेटली थंडर इज इन द न्यूज, और आपने बड़ा सही कहा, we tend to get too excited about things जब डिफेंस के बारे में बात आती है। So things are in progress, things are in process, थोड़ा सा सब्र करें। और मलेशिया वाली बात आपने बिल्कुल सही की, मलेशियंस एक साइड पे F-18 यूज करें, एक साइड पे Su-30 करें। दे नीड अ लिफ्ट प्लेटफॉर्म जो कि इन दोनों के दरमियान की एक चीज हो, जो कि उनके पायलट्स को अच्छे तरीके से ट्रेन करे। एंड आई थिंक द Ka-50 इज द आइडियल थिंग। गुड लक टू देम एंड आई होप दे चूज द राइट एयरक्राफ्ट। बाकी LCA वहां पे शौक पूरा करने के लिए पहुंच गया ताकि वो लिख सकेंगे वी पार्टिसिपेटेड इनटू वन इनटू कंपटीशन। गुड लक टू देम। हाँ, वो तेजस भी पहुंचा है जी वहाँ पे, सही बात की DCS ने कंपटीशन में, उन्होंने भी बिड सबमिट कर दी है। लेकिन मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि वो अपनी एयरफोर्स का ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे जो पिछले 10 साल से उन्होंने किया हुआ है, तो वो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉमन सेंस की होती है ना, लेकिन द पॉइंट इज द कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। और फिर दूसरा, माशाल्लाह हमारे जो पड़ोसी हैं डिस इन्फॉर्मेशन में वो चैंपियन है, वो हर चीज़ का कोई ना ऐसा तुक्का लगाते हैं कि बंदा कहता है समझ नहीं आती बंदे को ये क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आपने देख लिया 2020 में लद्दाख में जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, वो कितनी चेस्ट थम्पिंग कर रहे थे, लग रहा था जैसे उन्होंने चाइना फतह कर लिया पूरा। बीजिंग में ये खड़े हुए हैं, वहाँ खड़े होकर स्पीचेस दे रहे हैं। और आपने देख ली वीडियोस जो आई हैं, जो तस्वीरें आई हैं, आपको अब अंदाजा हो गया। और इनकी बातें सुनने वाली थी कि हम तो पूरी चाइना को, PLA को ख़त्म ही कर दिया हमने वहाँ से। और अब आपने देख लिया क्या हुआ है, तस्वीरें देखी हैं, मतलब कैसे उन्होंने उनको क्लाउन्स की तरह परेड किया है, ठीक है। तो जब आप डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा होते हैं ना, या जब आप डिसइन्फॉर्मेशन करते हैं, और EU की जो डिसइन्फॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट आई उसके बाद भी हमें नज़र आया कि इंडिया जो डिसइन्फॉर्मेशन करता है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उसको खुद ही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब उनका एक ट्विटर हैंडलर है, वो मसूफ़ आज फरमा रहे थे कि जी चूंकि चाइना ने पाकिस्तान को HQ-9P दे दी है, तो अमेरिका जो है हमें काटसा का सैंक्शन नहीं लगाएगा हम पे ऊपर S-400 के ऊपर। मतलब कोई लॉजिक बनती है इस बात की, कोई मतलब कॉमन सेंस बनती है इस बात के ऊपर? कहाँ HQ-9P, कहाँ S-400, कहाँ अमेरिका, कहाँ काटसा, कहाँ रशिया, कहाँ चाइना, मतलब कोई तुक्का नहीं है, बस बीच में तोंदी बात अपनी कि ये हमें। और लिखा है कि हमारे सोर्स ने बताया। किस सोर्स ने बताया उनको? मतलब अमेरिका के सदर ने फोन अमेरिका करके के सदर बताया? ने फोन करके बताया? नहीं नहीं, वो 5th फ्लोर वाले ने बताया। हाँ, वो 5th फ्लोर वाले नहीं बताया होगा। मतलब एक बेवकूफ़ाना बात है कि यार कौन सी चीज़ किधर जोड़ दो, मतलब। और इसी तरह उनका मसला है, उसी तरह उन्होंने एक आर्टिकल निकाल दिया था जी कि थंडर के 50% एयर फ्रेम ग्राउंड है। वो तुमने आके गिने यहाँ पे एयरबेस के ऊपर के 50% एयर फ्रेम ग्राउंड है? अपने जाके हालत देखो, अपनी बुरी सूरत हाल है, और मतलब दूसरों के ऊपर डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन करने में लगे हो बच्चों की तरह। तो द पॉइंट इज कि ये चीज़ें हैं। फिर दूसरा मसला है जो हमारे पाकिस्तान में खुद साख्ता यूट्यूब चैनल्स हैं। आप यूट्यूब चैनल का थंबनेल देखेंगे, लगेगा जैसे पता नहीं वर्ल्ड वार 3 हो रही है और मुझे पता नहीं है, ठीक है। और आप उसको खोलेंगे तो उसमें वो बिल्कुल भी नहीं होगा जो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था। थंबनेल पे ऐसी बात लिख देंगे कि आपको लगेगा जैसे बस सुबह मैं उठूंगा तो बम मेरे सर पे होगा। और जब आप उसको खोलेंगे तो क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं निकलेगा उसके अंदर से। और 2-4 यूट्यूब चैनल को छोड़ के, जिसके मैं अभी नाम ले लेता हूँ, एस ऑफ पीएफ बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो करें। DCS वालों का रियलिस्टिक बातें करते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, ये बैठे हुए भी यहाँ पे, इनका बहुत रियलिस्टिक चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं प्रवीण सवानी के यूट्यूब चैनल को, वो भी अच्छा है, फोर्स मैगजीन के नाम से है। इसके अलावा आप हमारा कर लें, लेकिन हमारा थोड़ा सा बोरिंग है, सीधी सी बात है, क्योंकि हम स्पेसेस रिकॉर्ड करके डालते हैं। हम कोशिश करें कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेहतर करें, लेकिन हमारा थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं स्पेसेस वगैरह। लेकिन क्वालिटी आपको मिलेगी।
मसला ये है कि हमारी आवाम देखना चाहती है कि पाकिस्तान ने उड़ता हुआ टैंक कैसे बनाया। अब उड़ता हुआ टैंक किस तरह बन सकता है, मतलब, और उसके ऊपर 200 मिलियन व्यूज होते हैं, ठीक है। जब आप उड़ते हुए टैंक की वीडियो देखेंगे तो आप मुझे बताएं कि आपकी किधर नॉलेज एग्जिस्ट करती है। तो यू विल बी लाइक इन द बॉटम, लोएस्ट बॉटम ऑफ द नॉलेज ना, कि उड़ता हुआ टैंक, मतलब उड़ते हुए टैंक का फायदा क्या होगा अगर बना भी लिया इन केस, अब तो ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर बना भी लिया है उसका फायदा क्या होगा। और आप देख लें यूट्यूब भरा पड़ा है और उसके ऊपर 200 मिलियन व्यूज होते हैं, इनफैक्ट होते हैं। इसी तरह एक और चीज पे जो व्यूज होते हैं, थंडर ने फलां एक्सरसाइज में रफेल और यूरोफाइटर टाइफून को चित कर दिया। एक्सरसाइज के पायलट ने फोन करके बताया इनको कि मतलब कि चिट किया कि नहीं किया। मतलब अल्लाह के बंदों, एक्सरसाइज की जो पॉइंट्स होते हैं, ये रिजल्ट्स होते हैं, वो शेयर नहीं किए जाते, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन में नहीं होते, ठीक है। तो मतलब लाइक द पॉइंट इज के मतलब, और दूसरी चीज कि हमारे सोर्सेज ने हमें बताया। भाई कौन तुम्हारा ये सोर्स है, बताओ भी तो सही ना वो सोर्स कौन है, को पता चले। वो अपनी घर वाला होता है सोर्स भी इनका, पता उसको भी कुछ नहीं होता। तो द पॉइंट इज कि ये जो लोग हैं ना, ये चीज़ें खराब करते हैं, इनको पता तो कुछ होता नहीं है और इन्होंने सिर्फ बातें करनी होती हैं। बहुत से लोग आपको क्लेम करते मिल जाएंगे कि जी मैंने फलां सिस्टम फलां जगह डिप्लॉय करेंगे। भाई तुम्हें क्या डिप्लॉयमेंट डॉक्टराइन बताइए है फौज ने फ़ोन करके? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं तो यू गेट इनटू द बॉटम ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी और डिसइन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। यू राइटली सेड कि लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, लोगों को नहीं पता होता। बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूब चैनल आपको बता देंगे जी कि थंडर जो है ना इराक भी खरीद रहा है, थंडर जो है वो मतलब पूरी दुनिया ही खरीद रही है, ठीक है। और बात पीछे सिर्फ इतनी होती है कि उन्होंने कोई रैंडम किस्म का आर्टिकल पकड़ा होता है, बहुत ही कोई बिल्कुल वेग किस्म का, जिसमें ये लिखा होता है कि थंडर का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। उसकी बेस के ऊपर वो पूरी दुनिया को थंडर बेच जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी थंडर हैज़ अ वेरी गुड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इट्स अ हॉट सेलिंग केक राइट नाउ इन द वर्ल्ड, और इंशाल्लाह वी विल सी थंडर इन मल्टीपल एयर फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली द कंट्रीज हु आर रिटायरिंग देयर ओल्ड थर्ड जनरेशन फाइटर्स। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आई होप कि चीज़ क्लियर होगी मशीन आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच पाक, एसएफ एंड ऑल ऑफ यू। मुझे विश्वास आप लिस्टर में डाल दें। बस एक्चुअली थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट एयरफोर्स में इसलिए कि माय ब्रदर इज अ फाइटर पायलट एंड आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट नाउ ही इज नॉट हियर, ही लेफ्ट एयरफोर्स। एंड बिलीव मी और नॉट, अगर हम लोग जो है आप जैसे जो लोग हैं जो प्रमोट करते हैं हमारे पाकिस्तान को, आई रियली एक्नॉलेज, बिकॉज इतनी डिसइंफॉर्मेशन है। आपने जो बात अभी की ना, पहली दो लाइनों में पहले दो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और पूरे स्पेस में आप मेरे ख्याल से पीएसएफ स्पेस में थे भी, मेरी स्पेस में, मतलब बस उनको लग रहा था कि कल तक वो पहुंच जाने चाहिए जहाज अर्जेंटीना में एंड ऑल दैट स्टफ। और हमने कि अर्जेंट हमने स्पेस की इस पे, क्योंकि इट वाज लाइक मेरा डीएम और फारूक का डीएम भर गया कि बस ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये जो है ना बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन हमारी जो है ना वो फैलाई जाती है। और ऑब्वियसली आप जैसे लोग जो है ना, एंड Blackbird and all, Heather is also here. You people are doing a great job. Again, I acknowledge you because you talk in sense, in logics. And thank you so much. आप बेशक मुझे लिस्टर में ले लिया और बाकी लोगों को आप चांस देते। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ब्लैकबर्ड किसी का पाकिस्तान शरीफ फोरम एंडिंग की तरफ चाहते हैं क्योंकि स्पेस बहुत लंबी हो गई, मैंने एडिट भी करनी है और ऊपर से मुझे नींद भी आ रही है। तो आप आपकी आवाज़ यहीं काइंडली रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा था कि अगर किसी और कोई क्वेश्चन के ऊपर स्पीकर पे बैठा हुआ बंदा, किसी की रिक्वेस्ट आई तो सब क्वेश्चन ले लें, अगर नहीं है तो फिर हम अपने सारे स्पीकर से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेंगे ऑन द टॉपिक। थैंक यू। एक पीएसएफ बंदा मैं है। क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। हैदर भाई आप ना मुझे डीएम कर देना अपना क्वेश्चन, मैं मैं आपको आपको याद यहाँ याद कॉल नहीं सर ठीक है, करूँगा। डीएम आपका कर जालिम क्वेश्चन दीजिएगा। होगा। आप मुझे डीएम कर दीजिएगा। सो डीसीएस पहले आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, फिर स्टेशन। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट स्पेस। और क्लोजिंग में मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अनदर एडेड कैपेबिलिटी इन आवर डिफेंस फेयर, obviously targeted towards our very friendly eastern neighbors। और बड़ा मज़ा आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, डिस्पाइट दुनिया में मुश्किल हालात चल रहे हैं। आई एग्री विद सम व्हेन सम पीपल से कि हमारे मुल्क की बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स हैं एंड व्हाई वी हैव टू स्पेंड ऑन डिफेंस।
लेकिन वही बात ये है, मुल्क जिंदा रखेंगे तो आगे फिर कोई और काम होंगे ना, और हमारा बहुत ही फ्रेंडली नेबरहुड में है, एंड यू कैन चेंज योर नेबर्स। सो HQ9 भी एड्स अनदर कैपेबिलिटी इन हाई टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस, एंड होप आप लोगों ने स्पेस से फायदा उठाया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू DCS। एरोबोर्ड, आप कोई ऐड करना चाहें क्लोजिंग रिमार्क्स? थैंक यू। नहीं, मेरा कोई क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं। चलो तुम बांग्लादेश एयरफोर्स पे कोई बात कर दो। यार यूरोफाइटर ले रहे हैं, वो क्या हो गया? अब नहीं रफाल नहीं को साइडलाइन यार कर तो दिया ले ना। ले, हमने मना किया, हमने उनको मना किया लेने से। मैं तो कह रहा हूँ शॉपर डबल करा के ले जाए, वापसी पे रैप्टर और F-35 भी डलवा के ले। यार उनको इंडिया अच्छा कुछ लेने खैर, नहीं बाय द देगा वे, यार, टू बी सीरियस उनको इंडिया कुछ लेने नहीं देगा। इंडिया कभी नहीं चाहेगा बांग्लादेश स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं होता हालात का। बांग्लादेश स्ट्रांग हो के उनके साथ जो है वो मतलब कि कोई टसल में आ जाए, एक साइड पे बांग्लादेश एक साइड पे पाकिस्तान, वो हैंडल नहीं कर सकेंगे। फिर तीसरा चाइना भी है। तीसरा चैनल तो हैदर भाई आपने ऐसे बोला जैसे थर्ड लेवल पे चैनल है। सबसे पहले तो ऊपर वही है उनके। यार चाइना को तो मतलब वो कुछ खैर समझते भारत, नहीं ना। बस वो तो किसी को भी कोई समझते, जब तभी उनको मैंने तभी मुबारकबाद दी थी अपने ट्विटर हैंडलर से इंडिया को, कि मुबारक हो आपकी इस 2 बार मेथोडोलॉजी की वजह से। नाउ यू आर सैंडविच बिटवीन S-400 विच चाइना हैज एन HQ-9P। ठीक है, तो खैर भारत, जोक्स अपार्ट, ठीक है, इट्स अ बहुत वेरी गुड अच्छी एडिशन टू द कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान ठीक है। आर्मी। आप जो है जम्मू कश्मीर से लेके उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश पे चले जाएं, ये एक आई बन गई है पाकिस्तान चाइना, जो दोनों एयरफोर्सेज हैं आपस में इंटीग्रेट होके एक साथ एक चीज जो है वो एक पिक्चर क्लियर देख सकेंगी। और जब दोनों एयरफोर्सेज मिलकर एक पिक्चर क्लियर देख रही हैं तो जी इंडिया जी, के लिए उदय, इतनी थ्रेट है ये कि इंडिया इसको इमेजिन भी कर नहीं सकता कि इस बबल को आगे वो ब्रेक करेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हैदर बोलने को भाई, और बहुत मैं कुछ है लेकिन क्लोजिंग मैंने रिमार्क्स बहुत में, लेट ज्वाइन किया है। सम अदर टाइम जो है इस पे बात होगी, अभी आप क्लोजिंग की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। एक्चुअली देखें, मैं सम अप करता हूँ सारी सिचुएशन को। सिचुएशन ऐसी है कि देखें, आई नो कि बहुत कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, DCS ने भी बात की कि वी नीड टू वर्क ऑन फर्दर ऑन अदर थिंग्स, ऑन अदर प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। पर मसला ये होता है कि अगर आपका सर्वाइवल थ्रेट हो ना आपको, तो आप पहले उसकी तरफ जाते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि आपको मैं कहूँ कि ऑक्सीजन चाहिए या खाना चाहिए, पहले कौन सी चीज़ चाहिए, तो आप कहेंगे पहले ऑक्सीजन दो यार, फिर खाने की तरफ जाएंगे या फिर कपड़ों की तरफ जाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट होती है ना हर बंदे की, तो स्टेट्स की भी, कंट्रीज की भी प्रायोरिटी लिस्ट होती है। तो इस तरह प्रायोरिटी की बेस पे किया जाता है। बाकी इट्स अ वेरी गुड एडिशन। डोंट लिसन टू दीज फेक यूट्यूब चैनल्स हु कैन टेल यू कि जी HQ-9 की जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। ठीक है, हमने खुद देखा है सतारा गिराते हुए इसको। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इनकी तरफ मत जाया करें। थके किस्म के आर्टिकल्स कम पढ़ा करें, ना ही पढ़ा करें तो मेरे साथ बेहतर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉलो आवर ईस्टर्न नेबर हैंडल्स, ट्विटर हैंडल। ठीक है, क्योंकि दे आर द सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको भी एक बात कही कि मौसूफ ने आज फरमा दिया कि चूंकि चाइना ने पाकिस्तान को HQ-9 दे दिया है, तो अमेरिका जो है हमें काटसा के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा S-400 के अंदर। मतलब कहाँ की चीज़ कहाँ चिपका दी, कोई विदाउट एनी प्रूफ और सब कुछ, और ऊपर लिख दिया जी मुझे रिपोर्ट आई है। यार अरे उसको ये रिपोर्ट क्या समझ तुम्हें नहीं आती कि मतलब अगर इंडिया पे ऊपर कार्ड्सा नहीं लगती हैं तो फिर कितने यूरोपियन कंट्रीज S-400 की तरफ चले जाएंगे। अमेरिकन को कैसे एग्जैक्टली रोकेगा? मतलब यूएस की कैटेगोरिक स्टेटमेंट आई है जब ये निगोशिएट कर रहे थे काटसा के ऊपर। अभी रिसेंटली पिछले से पिछले हफ्ते निगोशिएट कर रहे थे, उसके ऊपर की कैटेगोरिक स्टेटमेंट आई है जो उनकी हेड करी थी उस निगोशिएशंस को अमेरिका की तरफ से। उसने कैटेगोरिकली कहा है कि हमारा जो स्टांस है S-400 के ऊपर वो बड़ा क्लियर है। अब इसका क्या मतलब है, अब वो क्या जलील करेंगे मीडिया में आके इंडिया वालों को, तब बात समझ आएगी इंडिया को, जैसे चाइना ने ट्रेड किया। चाइना ने भी जो वीडियोस रिलीज की हैं इनके सोल्जर कैप्चर की, वो इनकी मीडिया की वजह से की, उनकी गवर्नमेंट की वजह से की, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये क्लेम करी थी कि हम तो जैसे बीजिंग के अंदर खड़े हुए हैं और हम तो जब दिल चाहे चाइना को बिल्कुल फतह करे खत्म कर देंगे। अब देख लिया जब वीडियोस आके अब अंदाजा हो गया, अब मुंह छुपाते फिर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही और मिलेगी भी नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक नहीं मिलेगी। क्यों? वी नो देयर कैपेबिलिटीज एंड चाइना ऑल्सो नोज देयर कैपेबिलिटी। ठीक है ना, तो दिस इज द थिंग। आई वुड रिक्वेस्ट देम कि स्टॉप मेकिंग फूल ऑफ देयर पब्लिक। ठीक है, पागल उनको बनाम चारों को बंद करें। ठीक है, वो पता नहीं क्या समझते हैं हम सुपर पावर है और अंदर से जितनी कोई पावर है वो सबने देख ली है। तो ये चीज़ें हैं। खैर मैं इस स्पेस को अब वाइंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच जी एवरीवन, आप लोग आए और आप लोगों ने बड़े वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछे। और हमारा ये मकसद है PSF का, DCS का या बाकी जितनी हमारी एंटिटीज हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा मकसद है कि पाकिस्तान की इमेज को प्रमोट किया जाए। ठीक है, पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसको इस तरह बनाया जाए कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एक रिस्पेक्टेबल कंट्री है। ठीक है,
इसीलिए हमने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट शुरू किया PSF अरबिक डिवीजन, आप उसको भी फॉलो करें। इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को अरब वर्ल्ड में प्रमोट किया जाए। इसके अलावा आप DCS वर्ल्ड को ज़रूर ट्विटर पे फॉलो करें, उनका यूट्यूब चैनल लाजमी फॉलो करें, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो बी वेरी फ्रैंक, मैं ये मेरे दोस्त तो हैं सो है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है। मेरी इनसे दोस्ती इनके कंटेंट की वजह से, इनको भी पता है ये बात, ठीक है। कंटेंट अच्छा बनाना और अच्छी बात करना यही, और नॉलेज बेस्ड बात करना, रिसर्च करें, ठीक है, उसके बाद कंटेंट बनाएं। इसके अलावा आप एस ऑफ PF को फॉलो करें। दरिया ने, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था स्पेस के क्रैश होने से पहले, दरिया इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ एस ऑफ PF। आप एस ऑफ PF को यूट्यूब पे फॉलो करें, फेसबुक पे तो उनके पहले ही बहुत फॉलोअर हैं, फेसबुक को हर कोई जानता है, ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब पे भी एस ऑफ PF को आप फॉलो करें। और इसके अलावा आप लोग हमें भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हमारा भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसको भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। और जी थैंक यू सो मच जी एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इनटू द स्पेस। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। आप लोगों ने कोई भी नॉलेज लेना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो भी कोई हॉट टॉपिक होता है मार्केट में, हम उसकी वीडियो हम उसके ऊपर स्पेस करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारी वेबसाइट से आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और हमारी स्पेसेस की वीडियोस देख के अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। अच्छा वैसे